हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस 2023 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये सेकंड नंबर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और आपको हम काफ़ी अच्छे नियम और परिभाषा बताएंगे, जो आपके यहाँ परिभाषा और नियम से भी प्रश्न आपके पिछले साल पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपका फॉर्म 1 से 2 महीना बाद ही अभी आएगा। अभी आपके प्रोसेस पे है, ये जान लीजिए, लेकिन जल्दी ही आएगा। तो आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कहने की निर्देश कर रहे हैं, कहने की संख्या 39 से लेकर 40। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना। तो यहाँ आपको विलोम बताना है। आपको यहाँ विलोम बताना है। तो देखिए, आइए देखिए, कहने की आस्तिक। आस्तिक का आपको यहाँ क्या बताना है? विलोम बताना है। तो सही ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आस्तिक मतलब आप जानते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं या ईश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हीं को आस्तिक कहते हैं। तो इसका उल्टा आपका बताना है। बताइए। कहें कि अनिश्वरवादी, नास्तिक, अंधविश्वासी या रूढ़िवादी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नास्तिक। इसी का अपोजिट होगा, उल्टा विलोम होगा। भाई, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसी को हम नास्तिक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, करें कि गौड़। गौड़ का आपको यहाँ विलोम बताना है। यहाँ विलोम 39 से लेकर 40 तक आपको विलोम बताना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इसका भी विलोम आपको बताना है। करें कि गौड़। गौड़ का मतलब जो प्रधान या मुख्य ना हो। गौड़ का मतलब जो प्रधान या मुख्य ना हो। तो इसका आपको क्या बताना है? विलोम। तो कहने की विशेष होगा, मुख्य होगा, सामान्य हो गया या अनिवार्य होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। गौड़ का विलोम क्या होता है? मुख्य होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की सा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये किस प्रकार के व्यंजन आपसे कह रहे? अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो और वात्सर्य व्यंजन। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भाई, अंतास्थ व्यंजन ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अंतास्थ व्यंजन पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के आपको उनको याद रखना है? 4 प्रकार के, ठीक। और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 ही होते हैं। तो ऑप्शन में ऐसे भी पूछता है कि 1 2 3 4, तो 4 याद रखिएगा उनके नाम, ठीक। इसी प्रकार अंतास्थ व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन? या, रा, ला और वा, ठीक। इनको भी आप ध्यान रखिए। अब भाई संयुक्त व्यंजन आया है। संयुक्त व्यंजन भी आपके क्या है? 4 ही है। संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कितने हैं? 4 हैं। पहला है छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है। और स्रा, ये आपके कितने हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। इनको आपसे पूछता है कि छा जो त्र ज्ञ किन से मिलकर बने हैं। तो ये भी आप देखिए, इनके भी आते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आपका छा किससे बना हुआ है? तो ये का हलंत प्लस सा, स्रा से, ये, ठीक है। और त्र किससे बना है? ता हलंत रहेगा, ता प्लस रा, ठीक। और ज्ञ किससे बना है? जा हलंत प्लस या, ठीक है, या। और स्रा आपका देखिए यहाँ लिख देते हैं ऊपर। स्रा जो किससे मिलकर बना हुआ है? सीटी वाला 10 सा प्लस रा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने हुए हैं। ऑप्शन में आपके पिछले साल भी आया था और आप सिलेबस में तो ये आपकी भी आ सकता है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इन्हें याद रखिए। तो अंतास्थ व्यंजन आपके कौन से हो गए भी? या, रा, ला, वा। और संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए, ठीक। इनको ध्यान रखना। आइए आपको एक देखिए, अगर स्पर्श व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो ये याद रखिएगा 25 होते हैं। 25 का से लेकर माँ तक जो होते हैं क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, जैसे आपको ये याद रखना है, का, के टी एम डी वी। देखिए, का से कंठ वर्ग मतलब का वर्ग आएगा। टी से तालु वर्ग आएगा, तालु मतलब चा वर्ग आएगा। माँ से मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा। और डी से दंत वर्ग
ता वर्ग आएगा और वी से ओष्ठ पी ओष्ठ पा वर्ग आएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा क्रम से। ठीक, आगे चले। तो इसमें आप इतना ध्यान रखिए, इससे प्रश्न आपके आते ही आते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तामुखी या गोलाकार नहीं होते, देखिए नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, अनुनासिक या निर्नासिक। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आवृत्तमुखी कहते हैं। तो आवृत्तमुखी स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आपका आ बोल रहे हैं तो आपका मुंह देखिए गोलाकार नहीं हो रहा है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, देखिए इसमें आपका मुंह गोलाकार नहीं हो रहा है ना, तो देखिए ये आवृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको अर्थ बताने का आता है, 2 शब्द दे देगा, उसमें अर्थ लग रहता है। ठीक, जैसे होमोफोन्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाँ, उसी तरह देखिए कूल, तो आपको इनको बताना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उसमें होमोफोन्स में एकदम सेम होता है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। इसी प्रकार करें कि कुल, देखिए कुल माने आप जानते हैं क्या होता है? वंश होता है। क्या भी? वंश होता है। और एक कुल माने क्या होता है? किनारा। एक कुल माने किनारा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? करें तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कुल माने वंश, तो पहले कुल दिया है भाई, पहले ही वंश आना चाहिए, तो अंश इसमें वंश आ रहा है, इसमें वंश आ रहा है, लेकिन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल मतलब किनारा। ठीक, तो कुल माने वंश, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए निर्देश पढ़िए। आइए देखते हैं, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निर्देश, प्रश्न संख्या आपको 46 से 47 निम्न प्रश्नों को किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो भाई तत्सम आपको चयन करना है। देखिए आइए बताते हैं तत्सम। और देखिए पिछले साल तत्सम से परिभाषा से ही प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप जान लीजिए तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या। देखिए तत्सम की परिभाषा से बने, तो परिभाषा भी याद रखना। करें कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, क्या भाई? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक, और तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा पिछले साल आई हुई थी इससे। चलिए आइए अब देखिए ये 2 शब्द हैं 46 से 47 में आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सही क्या है, तत्सम आपसे पूछा है। तो इसमें कह रहे हैं कि गुफा, गुफिका, गंफिका या गुहा। तो देखिए आपको यहाँ गुफा का तत्सम इसमें पहचानना है। किसका? गुफा का। ठीक है, तो यहाँ आपका गुफा का जो तत्सम होगा वो गुहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और गुफा आपका क्या है? तद्भव है। गुफा क्या है? तद्भव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 का आपको पहचानना है। क्या? हमको तत्सम इसमें बताना है। ठीक है, क्योंकि निर्देश में तत्सम पूछा है। करें चत्वारी होगा, चार होगा, या 4 ही होगा, या 4 होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन क्या होगा? 4 का तत्सम चत्वारी जो है सही हो जाएगा। 4 आपका क्या है भाई? तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव तत्सम की परिभाषा आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। परिभाषा से क्वेश्चन आप पूछने लगे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? तो तुलनात्मक विशेषण आपको यहाँ अशुद्ध बतलाना है। कहें कि कोमल, कोमलता या कोमलतम या कोमलता। सही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों का तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विशेषण की दृष्टि से आपको यहाँ अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए कह रहे हैं कि माधुरी गुणवान नायिका है। बी कह रहे हैं कि वह भाग्यवती स्त्री है। वे भाग्यवान पुरुष हैं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो विशेषण की दृष्टि से आपको यहाँ पर क्या बताना है? अशुद्ध। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए नंबर सही हो जाएगा। माधुरी गुणवान नायिका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेषण की दृष्टि से आपका ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं विशेषण आया। तो विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। विशेषण के पूछता है कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 भेद होते हैं। तो पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है भाई, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 विशेषण भी आप याद रखिएगा, इनके नाम। अगला देखिए, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह आपसे पूछा है। तो आपको जानते हैं आप, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर संप्रदान कारक के चिन्ह आपको बतलाना है। चलिए, तो संप्रदान कारक कौन सा होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के लिए। के लिए देखिए, ए नंबर ने कह रहे हैं, ने कर्ता का होता है। ठीक, और को कर्म का होता है, और से अपादान का होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से या के द्वारा होता है, संप्रदान का आपका को के लिए होता है, को के लिए होता है, और अपादान का भी से होता है, और संबंध का की के ना ने नी, अधिकरण का में पर होता है, और संबोधन का भाई हे अरे होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखिए, संप्रदान कारक क्या होता है, देखिए संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अतिथि के लिए चाय लाओ, अतिथि के लिए चाय लाओ, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, के लिए, तो संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 51 से 52 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची, देखिए नहीं वाला आपसे बताना है, नहीं वाला आपको बताना है। तो यहाँ सिर्फ 51 नंबर बताना है, कोई और आगे नहीं। ठीक, चलिए कहें कि आश्चर्य, आश्चर्य का इसमें बताइए कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो कहें कि अचरज, रोमांच, विस्मय, कौतुक। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। आश्चर्य का जो है, रोमांच जो है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि जो ये कोष्टक में जो चिन्ह है में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, तो आपको यहाँ विराम चिन्ह का नाम बतलाना है। कह रहे हैं कि निर्देशिका है, विवरण चिन्ह है, कोष्टक है, संक्षेप सूचक है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। कोष्टक में जो चिन्ह है ये निर्देशिका है। क्या है, निर्देशिका। तो निर्देशिका चिन्ह कहाँ लगती है, किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन बोला मैं अभी यहाँ पे मोहन बोला, देखिए यहाँ पे निर्देशिका लगाएंगे, मैं अभी आया। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ ये निर्देशिका चिन्ह हुआ। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ये यहाँ सही हो जाएगा। देखिए विवरण चिन्ह के बारे में आपसे पूछता है, तो देखिए विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह है जैसे आपका क्या, ये ऐसे ये आपका क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह कहलाता है। तो विवरण चिन्ह होता है क्या, किसी कही बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आपका ए नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहे हैं कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो जानते हैं प्रत्यय क्या होता है भाई, किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके विशेषता में क्या ले जाता है, परिवर्तन लाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, आपके अंत में लगता है, अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय अंत में, और उपसर्ग कहाँ, किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ धातु कहते हैं, तो धातु के मूल रूप को आप जानते हैं क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं ना, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाइए, धातु कर दिए तो आगे पीछे लग जाएगा, अंत में लगेगा। ठीक है, चलिए
चलिए 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे आपको भूतकाल का भेद आपको बताना है। मैं सो चुका हूँ, तो कहीं सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसन्न भूत। तो मैं सो चुका हूँ, तो यही आपसे कहता मैं सो चुका था तो पूर्ण भूत हो जाता, तो यहाँ पे आपका आसन्न भूत काल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। देखिए काल आया है, तो आप काल जानते हैं भाई कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए भूतकाल से आपसे पूछा तो भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 6 भेद होते हैं। कितने भी? 6 भेद होते हैं। तो पहला है क्या, कौन सा? सामान्य भूत, जैसे होता है सीता गई। आसन्न भूत, सीता गई है। ठीक, पूर्ण भूत, सीता गई थी। और अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी। संदिग्ध भूत क्या होता है? सीता गई होगी। और हेतु मतलब भूतकाल तो सीता जाती है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। ठीक, हेतु मत। तो इस प्रकार आपको याद रखना है क्या भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि राम ने दूध पिया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो आप जानते हैं भाई वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम ने दूध पिया, देखिए जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य आता है। ठीक है, कृतवाच्य आता है। तो राम ने दूध पिया, तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे कृतवाच्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहेंगे निम्न में कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कह रहे कि महान, खेलना, कथन या झुठलाना। सही ऑप्शन देखिए क्रियार्थक संज्ञा। तो आपका कौन सा जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, खेलना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे कि वचन के कितने भेद हैं? वचन के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं जानते हैं आप भी? वचन के 1 वचन और 2 वचन, 1 वचन और 2 वचन। तो वचन आपके कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वचन होते हैं। ठीक, 2 वचन होते हैं। तो वचन, तो देखिए विकारी शब्दों को जिस रूप में उसकी संख्या या बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के आपके 1 वचन और बहुवचन आपका होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बहुत अधिक क्रोधित होना। देखिए इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही कथन आपको यहां बतलाना है। उत्तर चुनिए। करें आंखें तरसना, आग में घी डालना, खून का घूंट पीकर रह जाना, आग बबूला होना। तो कहने की बहुत अधिक क्रोधित होना। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? आपका यहाँ डी नंबर आपका सही हो जाएगा, आग बबूला होना। तो बहुत अधिक क्रोधित होना का मुहावरे करता है आग बबूला होना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहने की पंचरत्न की रचनाकार आपसे पूछा है, तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? पंचरत्न के रचनाकार कौन है? कहने की डॉक्टर रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, कृष्ण सोबती हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है पंचरत्न के रचनाकार हैं। ठीक, अगला है, कहने रस का शाब्दिक अर्थ है। कहने की काव्य की आत्मा, आनंद, भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रस का शाब्दिक अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद। क्या हो जाएगा? आनंद। ठीक, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस क्या कहते हैं? तो रस आपके कितने प्रकार के हैं? आपके 9 प्रकार के। ठीक, तो और इसे ठीक है, तो ये याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कह रहे कि मांगना, विस्तार करना, देना या लेना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहने कि हाथ पसारना। भाई हाथ पसारना मतलब हाथ फैलाना, तो आप हाथ फैलाने हैं किसी के संगे कुछ सामने मांगने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
ए नंबर सही हो जाएगा मांगना। तो हाथ पसारना का मुहावरे का अर्थ है मांगना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सम्मति का संधि विच्छेद बताना है। सम्मति का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो कह रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। सम प्लस मति जो है सम्मति का सही संधि विच्छेद होगा। और कौन इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। ठीक। अगला देखिए, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए उपसर्ग आपके पहले लगता है, तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग आपका यहाँ है? कहने की सम है, सन है, सन आधा, तो कहने की कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर चला जाएगा। तो संस्करण में सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बतलाना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे बतलाना है। शुद्ध वाक्य कहने की ए नंबर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ठीक। अगला करें, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? कितने आधार पर किए जाते हैं? तो ये आपको बतलाना है। तो देखिए, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार के? तीन आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से भी? पहला है रूप के आधार पर। पहला है कैसे? रूप के आधार पर। दूसरा कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। और तीसरा कौन सा है? आपका अर्थ के आधार पर। ठीक। तो आपका लिंग जो निर्धारण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। आइए आप देखिए भैया, एक छोटा सा पैसेज है। इसी पैसेज में देखिए, पैसेज भी आपको आता है। तो एक पैसेज है, इसे पढ़ना है और इन्हीं प्रश्नों से 66 से लेकर 70 तक प्रश्नों का जवाब देना है। अभी आगे भी प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपके 75 प्रश्न हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं ना। तो पैसेज देख लेते हैं जल्दी से, फिर आपको क्वेश्चन आगे कराते हैं। चलिए देखिए, तो ये आपको पैसेज है। कह रहे कि कल्पना और व्यक्तित्व की पश्चात समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर नहीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। ठीक है। आगे देखते हैं। कल्पना के रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव मनोविकार होते हैं। ठीक। इसी से भारतीय दृष्टि में भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता पर हल्के बस थोड़ा सा और है, हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी। जिस आनंद के लिए नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं, इस प्रकार कभी तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। ठीक है। तो अब यही प्रश्न के देखिए, आपको यहाँ प्रश्न जवाब देना। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कह रहे कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? कह रहे व्यक्ति का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आपने देखा कि कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। आगे देखते हैं। तो ये आपका पैसेज वाला है प्रश्न। ठीक। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? तो किस की भाई? तो ये रस सिद्धांत की। आपने देखा रस सिद्धांत की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि केवल देखने का आनंद क्या है? केवल देखने का आनंद क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। कुल विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। ठीक है। ये पैसेज के ही प्रश्न हैं। अगला है, कह रहे कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? कल्पना काव्य का कौन पक्ष है? तो कौन सा है? बोध पक्ष है। ठीक है, बोध पक्ष है। ठीक है। तो एक और है आपका पैसे से प्रश्न, काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? किस तत्व को लेकर हुई है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ डी नंबर से हो जाएगा, कल्पना और व्यक्तित्व की। ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी यहाँ सही हो जाए। आइए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहे कि मेरे बचपन की स्मृतियां के रचनाकार हैं। तो मेरे बचपन की स्मृतियां के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ बतलाना है।
कहें कि राहुल संस्कृत्यान है, विष्णु प्रभाकर हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या अज्ञेय हैं। तो मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सर्वनाम के भेद आपसे पूछता है, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो कहें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका यहां कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए सर्वनाम के कुल कितने 6 भेद हैं। तो पुरुषवाचक पहला है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो कुल 6 प्रकार के आपके सर्वनाम है। तो मुझे पूछा है, तो मुझे आपका कौन सा है? देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर मुझे आप वाला आपको शब्द यहाँ बतलाना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मुझे शब्द जो है उत्तम पुरुष, शब्द उत्तम पुरुष है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो बताइए भी। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है प्रश्न है। देखिए यामा के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 1982 में जो है यामा के लिए महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला देखिए, कहने की चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो 11, 13, 15 या 16। तो देखिए चौपाई क्या है भाई? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ऐसा भी पूछता है, कौन सा मात्रिक? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है तो इसमें कितनी, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? ये आपकी 16 होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, करे अंधरों पर अली मड़राते, केशों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार है। यानी कि संदेह, भ्रांतिमान, भीत्सा या उत्प्रेक्षा। तो सही ऑप्शन यहां कौन सा हो जाएगा? तो कहां से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।